सभी प्यारे प्यारे दीदी और भैया लोगों का अपने YouTube के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मेरे पापा आप सभी दीदी और भैया लोगों को वेक्टर पढ़ाएंगे। आज मेरे पापा का वेक्टर का दूसरा वीडियो है, तो आप लोग पढ़िए वेक्टर। अब मैं अपने पापा को बुलाती हूँ। ठीक है, थैंक यू बेटा। और मैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के YouTube के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मेरा वेक्टर का दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर का हमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे करना चाहिए, और वेक्टर 3 डायमेंशनली होता है, इस टिप चीज को बताया था। अब आज का जो वीडियो है मेरा, वो है हमारा वेक्टर रिजोल्यूशन का, और यही चीज हमारा जो है सबसे ज्यादा यूज होता है प्रैक्टिकली। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का पूरी फिजिक्स में यूज है, हर एक स्टेप पे। मैकेनिक्स में जो है, मैकेनिक्स के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है और मैग्नेटिज्म में भी है, और इसके कंसेप्ट का एसी में भी यूज होता है। पूरी फिजिक्स में वेक्टर का बहुत यूज है। इसके कंसेप्ट को हमें समझना भी कायदे से चाहिए और अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो आज है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये हमारा आज का चैप्टर है। देखिए, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं कि क्या चीज है। वेक्टर का कंसेप्ट हमने पढ़ा है, वेक्टर हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। सपोज करिए आप जहां कहीं भी बैठे हैं, तो आप एक चीज सपोज कर लीजिए कि आपके दीवार के सामने एक रस्सी बंधी हुई है, ऐसे। ठीक है, एक रस्सी इस तरीके से बंधी हुई है, और इस रस्सी को आपने कस के पकड़ रखा है, खूब एकदम टाइट कर रखा है। ठीक है, टाइट कर रखा है, टाइट रहनी चाहिए, यानी कि इस डायरेक्शन में आपने एक फोर्स लगा रखा है इस तरीके से, तभी तो टाइट है। अब यदि इसी हाथ को हम ऐसे आगे की ओर ले जाएं, ठीक, ऐसे आगे की ओर ले जाएं, तो रस्सी हमारी ढीली हो जाएगी। इमेजिन करके देखिए, रस्सी ढीली हो जाएगी बिल्कुल परफेक्टली। हॉरिजॉन्टली हम आगे ले गए तो देखिए रस्सी ढीली हो गई, फिर पीछे ले आइए उसी कंडीशन में। और यदि हम इसी चीज को ऐसे सीधे ले जाए ऊपर वर्टिकली, तो भी रस्सी ढीली हो जाएगी, है ना। ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस डायरेक्शन के अलावा एक हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड और एक हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली डाउनवर्ड, हमने जो है एक फोर्स लगा रखा है, जिसका रिजल्टेंट हमको ये मिल रहा है। ठीक, मेरी बात आपको समझ में आ गई, प्रैक्टिकली आप करके देखिएगा। जैसे कि सपोज करिए ये हमारा रस्सी हो गई, ठीक है, और हमने इसको टाइट कर रखा है। ये हमारी टाइट रस्सी है, इसके अंदर टेंशन का फोर्स है रस्सी के अंदर, और हमने एक बैकवर्ड फोर्स लगा रखा है, बैकवर्ड फोर्स लगा रखा है इस डायरेक्शन में, जिससे ये रस्सी टाइट है। ठीक, तभी टाइट रहेगी हमारी रस्सी। अब यदि हम अपने हाथ को आगे ले जाते हैं तो रस्सी ढीली हो जाती है। ठीक, रस्सी हमारी ढीली हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक तरीके से एक बैकवर्ड फोर्स इस डायरेक्शन में भी ऐसे लगा रखा है, जिसकी वजह से हमको ये आगे वाले फोर्स को होल्ड करके रखता है और हमें इसका एक्शन रिएक्शन का पेयर मिलता है। ठीक है, अब वर्टिकली यदि हम अपने हैंड को ले जाते हैं ऊपर, तो भी हमारा रस्सी ढीली जाती है, यानी कि एक फोर्स हमने इधर भी लगा रखा है। ठीक, और इसके अपोजिट ये ढीला ना पड़े, इसके लिए अपोजिट फोर्स हमने इधर लगा रखा है। ये फील करने वाली बात है। ठीक है, ये फील करने वाली है बात है। वेक्टर जब फील होगा तभी समझ में आएगा। ठीक, ये हमारी हो गई बात। अब देखिए इसका मतलब क्या निकलता है। इसका मतलब ये निकलता है कि हमने एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, रस्सी का जो टेंशन है, रस्सी के टेंशन का एक कंपोनेंट हमें इधर मिल रहा है हॉरिजॉन्टली, और एक कंपोनेंट हमें इधर मिल रहा है, या अपने हाथ के द्वारा रस्सी को हमें टाइट रखने के लिए एक फोर्स हमने इधर लगा रखा है, एक फोर्स इधर लगा रखा है, जिसका रिजल्टेंट हमको इधर मिल रहा है। और इसी वेक्टर को, यानी इस वेक्टर को ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ब्रेक करने को ही हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बिल्कुल फील करके देखिए, ये रस्सी को हमने यहां से पकड़ रखा है ऐसे, जिससे रस्सी टाइट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक बैकवर्ड फोर्स हमने पीछे लगा रखा है। अब इसके दो कंपोनेंट हमको मिलते हैं, एक हॉरिजॉन्टली जो इधर है, एक वर्टिकली, यानी कि इस फोर्स को होल्ड करने के लिए हमने एक बैकवर्ड फोर्स इधर लगा रखा है, और इसको करने के लिए
एक बैकवर्ड इधर लगा रखा है, यानी कि ये हमारा एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। अब पिछले चैप्टर में जो मैंने बात बताई थी उसको सोचिए, जैसे कि क्या था कि एक वेक्टर इधर था ए, ठीक है, एक वेक्टर था बी, और इसका रिजल्टेंट सपोज करते हैं हमको मिला ये, तो रिजल्टेंट हमारा क्या रहा था ए प्लस बी, यही मिल रहा था हमको। देखिए वो थी थ्योरी, और ये मैंने आपको प्रैक्टिकली फील करवाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ये हमको इस तरीके से मिलता है। अब इसके दोनों पार्ट होते हैं। दो पार्ट कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं, पूरी फिजिक्स में ये यूज होगा कि जब कोई वेक्टर हमको ऐसे दे रखा हो तो उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हम ब्रेक कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टली इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा। बात नंबर एक, यदि एक वेक्टर दे रखा है तो हमने उसको रिजोल्यूशन कर दिया, उसका परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट में उसका रिजोल्यूशन कर दिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नाउ यदि हमको दो वेक्टर दे रखे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर या किसी एंगल पे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रखा है या किसी एंगल पे दे रखा है, एंगल एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो उसका जो हमें रिजल्टेंट मिलता है वो ये होता है, ठीक है। यही तो हमने किया था पिछले चैप्टर में, हमने यही काम किया था। और ये जो है आज मैं इसका हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, ठीक। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हम आपको बता रहे हैं। वो एक्सपीरियंस ये है कि जो इसको हम इस वेक्टर को, जो मेरा मेन वेक्टर है, उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, या ये हमको दे रखा है तो उससे हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। यही यूज है वेक्टर का, ठीक। अब हम करते हैं कि इसको किस तरीके से है, इसको वो देख लीजिए। सपोज करिए ये कोई भी वेक्टर है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो सकता है, या मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, या हमारा कुछ और हो सकता है, ठीक। अब इसमें क्या चीज है, अब इसमें क्या है, इसमें जो बात है वो ये सपोज करते हैं ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है, ऐसा हमने कर लिया इसको। अब इसको हम धीरे धीरे यहां से प्रोजेक्शन लेंगे, इसका प्रोजेक्शन इस तरीके से डालेंगे, और यही हमारा जो है रिजोल्यूशन यहीं तक आएगा। इसका वर्टिकली जो आएगा वो ये इसका आएगा हमारा प्रोजेक्शन, और इस प्रोजेक्शन की जो लेंथ होगी वही हमारा मैग्नीट्यूड देगा इस वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। देखिए अब इस सपोज करते हैं ये एक वेक्टर था, और इसमें फिर वो साइन रूल लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल लगाएंगे रूल, तो देखिए क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई वेक्टर आर, ठीक। ये हुआ, यानी कि वेक्टर ए हमारा क्या आएगा, आर cos थीटा, या गया आर cos थीटा, या गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब यदि हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम इसका मैग्नीट्यूड इसी तरीके से निकाल देंगे। ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट हम क्या करेंगे, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा यहां से थीटा है, तो यहां से हम इसका वो निकालेंगे आर साइन थीटा, सॉरी ऐसी इसी तरीके से निकालेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट हम इसका निकालेंगे तो देखिए आएगा बी, ये वाला वेक्टर बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। और यदि इसका हमें वो निकालना होगा मैग्नीट्यूड, तो ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा का मॉड। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया इस वेक्टर का, और ये हमारा हो गया वर्टिकल कंपोनेंट इस वेक्टर का, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बात बता दी है, ठीक। ये बात नंबर हुई एक, जब हमारा किसी वेक्टर का म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तब ये हुआ, इसको नोट कर लिए। सिंपल सी बात है कि इधर से हो गया, ये इधर से हो गया, इसमें फिनोमिना हम लगाते हैं वो हमारा निकल के आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए अभी मैंने आपको वेक्टर रिजोल्यूशन बताया
म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में। लेकिन अगर हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्यूशन हमें ना करना हो, सपोज करिए इस तरीके से है, कोई वेक्टर दो है इस तरीके से, इधर से एंगल बन रहा है बीटा और इधर से एंगल बन रहा है अल्फा, ठीक है, ये वेक्टर हमारा हो गया आर। अब इसका इस अल्फा डायरेक्शन में और बीटा इधर इस डायरेक्शन में, अल्फा और बीटा के डायरेक्शन में जो वेक्टर बने हुए इधर हमें रिजोल्यूशन करना है। तो सपोज कर लिए कि ये हमारा है आर एक्स और ये है हमारा वाई रिजोल्यूशन में। तो इसमें क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो होता है जो अगर हमें इस कंडीशन में हमें रिजोल्यूशन करना हो आर वेक्टर का, एक बार आर एक्स के साइड में और दूसरा आर वाई के साइड में, तो उसका फार्मूला सिंपल सा होता है, आप लोग नोट कर लीजिए, होता है आर अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक, नंबर 1। और नंबर इज इक्वल टू आर एक्स डिवाइडेड बाई साइन बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, ये होता है। इसको नोट कर लीजिए। अब यदि इसे में आर एक्स निकालना है तो देखिए आर एक्स हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल सा देखिए, आर एक्स आ जाएगा हमारा साइन बीटा, यानी कि आर साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन, नहीं 180 है, साइन 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा जो हमारा होता है साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक, ये आ गया इस तरीके से। और यदि इसको करें तो आर वाई हमारा हो जाएगा, आर वाई हो जाएगा हमारा आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यदि हमारा अल्फा प्लस बीटा 90 हो, यहां पे देख लीजिए केस, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो क्या हो जाएगा, देखिए आर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन बीटा, ये 1 हो जाएगा, अल्फा 90 हो गया, ये 1 हो जाएगा, और ये वाला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आर साइन अल्फा, ये आ जाएगा आर वाई इज इक्वल टू दिस एंड दिस। इस चीज को हम लिख सकते हैं। अब देखिए बीटा इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है, हो जाएगा। तो यदि हम इस बीटा की जगह और अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस बीटा, दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसमें इस तरीके से वो कर दें, इसको रख दें, तो हमारा दूसरा बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम खाली बीटा को बदलते हैं तो ये हो जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू आर साइन बीटा, हो गया 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर कॉस अल्फा, आर एक्स इज इक्वल टू, और ये हो गया हमारा आर वाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, ठीक। ये हमारी चीज जो है ये इसमें आ गई है, ठीक है। देखिए हमारा अभी मैंने आपको बताया था म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने में, उसमें यही चीज तो आई थी कि ये परपेंडिकुलर है, इधर एक आर इस तरीके से आ गया, इधर अल्फा थीटा है, ये हमारा सपोज करते हैं आर है, तो ये हमारा है, इस साइड में हमें मिलेगा आर कॉस थीटा और इधर मिलेगा हमको आर साइन थीटा। सेम चीज यहाँ पे आ रही है, देखिए यहाँ से अल्फा है और यदि ये 90 होता है तो हमको ये मिल रहा है। इस चीज को आप एनालिसिस कर लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इस फंडे को नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर खत्म करने के बाद, अभी वेक्टर में काफी कुछ बचा हुआ है, तो यही फंडा हमें यूज करना पड़ेगा प्रैक्टिकली रूप से, क्योंकि मैं वेक्टर के चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं और मैंने जो फील किया है ना कि स्टूडेंट्स इसको बहुत हल्के में पढ़ते हैं, बाद में होते हैं परेशान। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चाहे आप मेरा वीडियो से पढ़ें या ना पढ़ें, मेरे से पढ़ें ना पढ़ें, जिससे भी पढ़ें, वेक्टर को बहुत कायदे से पढ़िएगा। वेक्टर को आपने पढ़ लिया, उसके रूल्स को समझ लिया और अप्लाई करना आ गया, तो फिजिक्स आपकी 50% कंट्रोल हो जाएगी। ये फिगर नोट कर लीजिए, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये फिगर नोट कर लीजिए, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये फिगर नोट कर लीजिए, ठीक है। इस फिगर को नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद तुरंत आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन।
प्रोजेक्टाइल मोशन आने वाला है इसके जस्ट बाद, और प्रोजेक्टाइल मोशन में इस कंसेप्ट का बिल्कुल साफ साफ यूज होगा। ठीक है, उसी को यूज कर रहा है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा नोट कर लीजिए इस तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब रिजोल्यूशन 3 डायमेंशनल देखते हैं। हालांकि इसमें कुछ ज्यादा कुछ आता नहीं है और कुछ है नहीं, लेकिन हम आपको एक चीज बता रहे हैं, इसी फिगर को लेकर के चलते हैं। तो देखिए, एक हमारा ये हो गया, ये 2 डायमेंशनली रिजोल्यूशन है। ठीक है, सपोज करते हैं ये यहां से बन गया। अब यहां से एंगल अल्फा बनाता है, यहां से बनाता है बीटा। इसको हम मान लेते हैं कोई वेक्टर हमारा है ए, ऐसे ही मान लेते हैं, और इसको आई मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं जे। ठीक है, आई कैप और जे, मतलब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई है और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे है। अभी जे के वाला आएगा, उसके बाद बताते हैं। अब क्या होता है कि इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा, जो आई डायरेक्शन में हमारा जो कंपोनेंट मिलेगा, सपोज करते हैं ए आई लिख लेते हैं इसको, तो वो हमारा हो जाएगा ए कॉस अल्फा। ठीक, अब यदि इधर से एंगल ले तो इधर से हमारा जो हो जाएगा ए जे हो जाएगा, हम एंगल इस बार ये वाला ले रहे हैं, तो वो आ जाएगा ए कॉस बीटा। अगर ये वाला एंगल लेते हैं तो ये दोनों 90 है, आई जे 90 पे होता है, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। ठीक, तो ये हमारा 90 पे इस तरीके से आ गया ए कॉस अल्फा। इसको हम क्या कहते हैं, इस चीज को मैंने कॉस में लिया है, यहां से एंगल बना रहा है जो वो चीज है, मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो है, और वाई एक्सिस से जो एंगल बन रहा है इस वाले वेक्टर का वो लिया है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक, और अब यहां पे एक तीसरा एक्सिस हम ऐड कर रहे हैं, वो कहलाता है जेड एक्सिस। सपोज करिए जेड एक्सिस हो गया ये, और इसका यूनिट वेक्टर होता है के, आई जे के। ठीक, आई जे के इस तरीके से, सपोज करिए एक कोई वेक्टर हमारा लिखा हुआ है, वो इस तरीके से लिखा हुआ है, ए वेक्टर ए इज इक्वल टू, हमको लिखा है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इस टाइप से हमारा वेक्टर को दे रखा है, और इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिया। देखिए, इसका भी एंगल बनेगा जो आपको 3 डायमेंशनल फिगर होने से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इमेजिनेशन में देखिए तो इसका एंगल बनेगा इससे, जेड एक्सिस से। ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं गामा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन होगा वो होगा ए जेड, इसको लिख लेते हैं, वो होगा हमारा ए कॉस गामा। ठीक है, अब यदि इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो इसकी एक वैल्यू आएगी। वैल्यू कैसे आएगी, देखिए ये आ गया ना, सपोज करिए, तो इसकी वैल्यू आएगी, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, इसका मैग्नीट्यूड बटा इसका मैग्नीट्यूड, ये आ गया। तो ऐसी कंडीशन में इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और फिर उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। तो मोस्टली जो 3 डायमेंशनल फिगर में जो डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं वो आते हैं उस तरीके से। मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूं, तीनों चीज को मैं लिख दे रहा हूं, एकदम डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, आप लोग करके देख लीजिएगा। वो आता है इस तरीके से, सपोज करिए वेक्टर ये हमारा 3 डायमेंशनल वेक्टर है आई जे के फॉर्म में। ठीक, तो जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ रहा है वो आएगा ए आई इज इक्वल टू, इसी का लिखेंगे तो वो होगा ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये क्या चीज है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर है, ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर है। ये देखिए, अगर अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू निकाले, कॉस अल्फा की वैल्यू हमारी ये निकलेगी दिस अपॉन दिस। ठीक है, यही इसका डायरेक्शन कोसाइंस आता है। ठीक, अब जैसे दूसरा ये हमारा आ गया इस तरीके से, ए जे हमारा आ रहा है, वो आएगा हमारा ए कॉस बीटा, जो कि होगा हमारा ए वाई अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट, और ए जेड हमारा होगा, वो मिलेगा हमको ए जेड डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट
हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसमें एक पॉइंट और बचा है, वो तब मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको डॉट प्रोडक्ट बताऊंगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बताएंगे। अब चलिए करते हैं सवाल। 3 हाँ तो बच्चों, अब मैं आपको सवाल करवाने जा रहा हूं, और ये सवाल जो है पिछला वीडियो जो था, पिछले वीडियो में मैंने जो पढ़ाया और जो इस वीडियो में पढ़ा है, दोनों वीडियो में मिला करके दोनों के कंसेप्ट से सवाल करवा रहा हूं। और देखिए छोटे छोटे सवाल से स्टार्ट करवा रहा हूं, और जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसमें मैं आपसे एक केवल वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे कंसेप्ट के सवाल होंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा, और जिसने पिछला ना देखा हो तो देख लीजिएगा, उससे आपका ही फायदा होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है उसमें। इसमें लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करिए आप किसका, 4i माइनस 3j प्लस के। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होगा। इसको सपोज कर लेते हैं ए। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों से गलती होती है, इसीलिए मैं इतना छोटा क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो आता है वो आता है a अपॉन मॉड ए। मॉड ए क्या होता है हमारा वेक्टर, a अपॉन मॉड ए। मॉड ए क्या होता है, वो होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें मैग्नीट्यूड जो निकलता है, सबसे पहले ऊपर वेक्टर a लिख देंगे, 4i माइनस 3j प्लस के जो वेक्टर दे रखा है, और मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है 4 स्क्वायर, मतलब i का जो कंपोनेंट रहता है वो, प्लस जो इसका कंपोनेंट है और प्लस जो इसका कंपोनेंट है, तीनों के कंपोनेंट का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेंगे। ये मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेक्टर का 3 डायमेंशन में। तो ये हो गया 4i प्लस 3j प्लस k डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 प्लस 1, इस तरीके से आ गया। तो आप हमारा जो यूनिट वेक्टर निकला वो आ गया 4i माइनस है यहाँ पे माइनस 3j प्लस के और डिवाइडेड बाई 1026 रूट 6, आ गया यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। इस टाइप के जितने भी होंगे, कभी आपको जो है दे रखा होगा यहाँ पे 4 3, जैसे यहाँ पे डिजिट लिखी हुई, इसकी जगह कभी साइन कॉस लिख देगा, कभी अल्फा बीटा गामा लिख देगा, कभी आपका जो है कोई ax bx लिखा होगा, उससे आपको नहीं, कंसेप्ट यही है। इस तरीके से सपोज करिए यहाँ पे इस तरीके से कभी कभी सवाल दिया होता है कि एक वेक्टर दिया हुआ है अल्फा i प्लस बीटा j और प्लस गामा के, इस टाइप से दे रखा है, तो पूछ लेगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी कि मॉड भी आपको सपोज करिए निकालना है, तो कुछ नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का अंडर रूट, एक तो ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर आप इसका पूछ रहे हैं, यूनिट वेक्टर में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर ऐसे करेंगे तो अल्फा i प्लस बीटा j प्लस गामा के, ठीक है, डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये हो जाएगा। और कभी कभी इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा पूरा ट्रिग्नोमेट्री भी लगा देता है, वो सब कट पिट के बराबर हो जाता है। ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखिए एक और इसके बाद छोटा ही सा क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हमको करने आएंगे तो हम बड़े अपने आप करने लग जाते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, इसके पीछे मेरा पर्पज यही है और ये नहीं। ठीक है, सपोज करिए यदि हमको a बराबर दे रखा है i प्लस j माइनस 2k, ये हमें a दे रखा है, और b हमको दे रखा है 2i माइनस j प्लस k, ये हमको दे रखा है। तो हमारा इसकी वैल्यू क्या होगी, 2a माइनस 3b। ये भी एक बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन करवा देता हूं क्योंकि सब बच्चे ही हैं आप लोग। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे उसके लिए, यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, i प्लस j माइनस 2k माइनस 3 2i माइनस j प्लस k, ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2i प्लस 2j और माइनस 4k माइनस 6i प्लस 3j माइनस 3k, ये इस तरीके से आ गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4i प्लस 5j और माइनस 7k, ये इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई 2a माइनस 3b। ठीक है, देखिए आई जे के में बहुत, जैसे वेक्टर यदि आपको आई जे के फॉर्म में नहीं दे रखा है तब तो वो वाला एंगल वाला लगाएंगे,
और यदि आईजे के फॉर्म में दे रखा है तो सिंपल गुणा जोड़ भाग से ये निकल आता है। आप इसको देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि दो वेक्टर हैं P और Q, तो दे रखा है वेक्टर है P और Q, अगर दो वेक्टर हैं, सपोज करिए यहां दे रखा है P एंड Q आर दो वेक्टर, और वो इस तरीके से हैं हमारे कि P प्लस Q का मैग्नीट्यूड और P माइनस Q का मैग्नीट्यूड हमारा बराबर है। ठीक है, P प्लस Q, ये दो वेक्टर हैं P और Q, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड हमारा बराबर है, ऐसा दे रखा है। तो एंगल बिटवीन P एंड Q क्या होगा, ये पूछ रखा है। ऐसी कंडीशन में P और Q के बीच का एंगल क्या होगा, ये पूछा है इन्होंने सिंपल तरीके से। ठीक है, अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, हमने जो पिछले वीडियो में आपको बता रखा था कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जब वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन होता है, वही फार्मूला इसमें लगेगा। तो वो फार्मूला हमारा क्या था, आपको याद होगा, तो उसमें था कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। सपोज कर लिया हमने कि इसके बीच में जो है एंगल थीटा है, ये आ गया हमारा इस तरीके से, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, इसका अंडर रूट आ गया। ठीक, ये दोनों हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड यही आएगा हमारा। अब देखिए यहां पे P और Q वेक्टर है, उसको लिखा, और ये P और Q इसका मैग्नीट्यूड है। ये ध्यान रखिएगा, जहां न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पे इसका फिर उसी तरीके से रखेंगे। अभी क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसमें क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने में क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। ये हो गया। स्क्वायर करने पे देखिए P Q स्क्वायर से P स्क्वायर कटा, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कटा, और ये दोनों आपस में आके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 4pq cos थीटा इक्वल टू 0। ये आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि cos थीटा इक्वल टू आ गया हमारा 0, यानी cos थीटा इक्वल टू हो गया cos 90 और थीटा इक्वल टू हो गया हमारा 90। ठीक, यानी कि P और Q के बीच में एंगल हमारा 90 है। तभी ऐसी कंडीशन बन रही है कि जो है कि मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस Q और मैग्नीट्यूड ऑफ P माइनस Q ये बराबर है। और आपको बताऊं, ये क्वेश्चन मेडिकल के एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि थ्री डायमेंशनल वेक्टर में जो i और j और k होता है वो यूनिट वेक्टर होता है x, y और z के डायरेक्शन में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कई जगह लिखा होता है, बच्चे कर देते हैं गड़बड़ी। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, क्योंकि छोटी छोटी बातें यदि पकड़ होती है तो बड़े क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। ठीक, तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है हमसे कि P प्लस Q इज ए यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। देखिए खुला घुमा के देते हैं क्वेश्चन। मैंने आपसे क्या कहा, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है i j k, और यहां पे लिखा हुआ है कि P प्लस Q इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। ठीक है, अब इसकी बात आप समझ गए होंगे तो ठीक है, वरना मैं अभी बताता हूं। ठीक है, इफ आगे लिखा है इफ P इज इक्वल टू I माइनस J प्लस K, ये दे रखा है P की वैल्यू इसमें, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q वेक्टर। ठीक, यदि हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है
P प्लस Q इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और P की वैल्यू ये दे रखी है, तो Q की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इन्होंने कहा है कि P प्लस Q हमारा यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब क्या है, P प्लस Q हमारा I है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो I होता है। इन्होंने इनडायरेक्टली वे में यही चीज रखा, ये चीज बता रखी है। और P की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, I कैप माइनस J कैप प्लस K इजकल टू I कैप, सॉरी गलत हो गया, के इतना प्लस Q इजकल टू I, ये हमको यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है। तो Q हमारा क्या हो जाएगा, Q जो है हमारा, Q होगा हमारा I, इसको इधर कर ले आएंगे तो माइनस I प्लस J और माइनस K, ये हो जाएगा I से I कट गया, यानी कि हमारा Q वेक्टर जो हो गया वो हो गया I कैप माइनस K कैप, ये हो गया हमारा Q। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन इसकी लैंग्वेज ऐसी थी कि हो सकता है कुछ बच्चे ना कर पाए, इसलिए मैंने बता दिया। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप कर लोगे, मुझे पता है। मैंने उन बच्चों के लिए बताया है जिनके मन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक, लीजिए अब दूसरा अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, अब जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है कि हमारे पास तीन वेक्टर हैं, सब इक्वल हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, ठीक, और वो कुछ इस तरीके से हैं कि उनका डायरेक्शन एक दूसरे से 60 डिग्री पर है। ये भी 60 हो गया और ये भी 60 इस तरीके से हो गया, और इनका मैग्नीट्यूड सबका ए और ए है, इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, तो इन तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। इन तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। तो अब देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, हम दोनों तरीके आपको बता देते हैं। आंसर है 2a √2a और √3a या √6a, ये दे रखा है। तो हम क्या करें, इसका यहाँ पे वो लिख लेते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का डायरेक्शन हम इस वेक्टर और इस वेक्टर का हम क्या करें, रिजल्टेंट निकाल लें और फिर इसमें ये जोड़ देते हैं। तो देखिए पहले यही करते हैं। तो देखिए इसके और इसके बीच में जो एंगल हमारा बना, इसके बीच में जो एंगल हमारा बनेगा वो हो गया 120, हो गया ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे कि हम इसको ले लेते हैं इसी तरीके से। तो रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर लिख लेते हैं, तो क्या होगा, वो होगा रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, दोनों का आएगा a² प्लस a² प्लस 2a cos 120, ये आ गया इस तरीके से, √2 पर लगेगा। अब देखिए इसमें क्या चीज हो रही है, a² हो गया 2a² प्लस 2a² इंटू कॉस का वैल्यू होती है, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये गया कट और √, इस तरीके से आ गया। दूसरा हो गया, ये आया 2a² माइनस a², √2 इस तरीके से हमने निकाला, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा आ गया a। ठीक, अब ये तीसरा वेक्टर बीच का बचा हुआ है, तो उसके पहले हम देखेंगे कि इसका डायरेक्शन किधर है। ठीक है, डायरेक्शन हमको देखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला याद करिए, वो क्या था, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। ये वो फार्मूला है जब दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा हो तो उसका डायरेक्शन किधर जाता है, ये मैंने बता रखा है, किताबों में भी लिखा है, जितने लोग आपको पढ़ाएंगे वेक्टर सब बताएंगे ये बात। अब इसको अप्लाई करना है, तो देखिए a हमारा यहाँ क्या था, a और cos तो यहाँ पे हमारा b क्या है, b भी हमारा a के बराबर है, तो इसको लिख लेते हैं a sin 120 डिवाइडेड बाई a प्लस a cos 120, ये आ रहा है। तो हमारा उसके बाद ये निकल गया a √3/2 cos 120 की, sin 120 की वैल्यू होती है, और ये हो जाएगा a प्लस a इंटू -1/2। तो इस तरीके से ये हमारा गया a √3
√3/2a डिवाइडेड बाई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो a/2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, तो हमारा आ गया tan अल्फा = tan 60 और अल्फा = आ गया 60। ठीक, तो यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो इसी के ऊपर हमको ऐसे मिल रहा है 60 के डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड भी हमारा आ रहा है इक्वल। अब क्या करेंगे, ये वेक्टर जो पहले से था और इन दोनों के वेक्टर का रिजल्टेंट का हम फिर से जो है एडिशन करेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि इनके बीच का एंगल देखिए कितना हो रहा है, 0। देखिए 0 हो रहा है, हमने यहाँ पे 0 इस तरीके से लिख दिया। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, cos 0 होता है 1, ये 2 नहीं करेगा, यहाँ पे वैल्यू रख लीजिएगा, हम इसको उसमें कर दे रहे हैं, और ये इस वजह से ये आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, फाइनली वैल्यू हो जाएगी हमारी √4a², जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2a। यानी कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट हमारा निकलेगा वो आएगा 2a, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा सही है। ठीक बच्चों, देखिए एक ये क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन बहुत इजी है। उसमें क्या दे रखा है कि एक वेक्टर हमको दे रखा है ए वेक्टर हमको दे रखा है, और वो ए वेक्टर है हमारा 3i + j + 2k, ये हमको दे रखा है इस तरीके से, और पूछा है कि फाइंड इट्स लेंथ इन XY प्लेन। ये हमको दे रखा है कि इसकी लेंथ आप फाइंड आउट करिए XY प्लेन में। ठीक है, XY प्लेन में इसकी लेंथ फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, हो सकता है कि देखिए ये दे रखा है IJK 3 डायमेंशनली दे रखा है, लेकिन जो पूछा है वो XY प्लेन में पूछा है। अब देखिए इसको एक चीज सोचना पड़ेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए हो गया, यहाँ पे कहीं पे होगा ये वेक्टर। ठीक, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये वाला कंपोनेंट छोड़ देंगे, क्योंकि XY प्लेन में I और J का ही जो है आएगा, और यहां से छोड़ करके यहाँ देखिए हो जाएगा ये 3i हो गया, और ये हो गया J। तो XY प्लेन में जो कंपोनेंट आएगा, लेंथ आएगी वो इतनी ही आएगी, जो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो हम XY प्लेन में इसका लेंथ निकालने के लिए क्या लिखेंगे, इसको फिर से लिख लेंगे मॉडिफाइड करके 3i + j, यानी कि लेंथ ऑफ वेक्टर A इन XY प्लेन, वो क्या होगा हमारा, सिर्फ ये होगा = 3² + 1² का √, यानी कि 9 + 1 = √10। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम इसका पूरे का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे ना, तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एक तरीका था जो इन्होंने अपनाया था। ठीक है, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना, हमको सवाल करने हैं। चलिए अब एक और, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने एक क्यूब दे रखा है। यहाँ पे ये जो है कि एक क्यूब है, इस तरीके से एक क्यूब है हमारे पास, ये क्यूब है, ये क्यूब हमारे पास है। ठीक है, अब क्या है कि इसकी जो साइड है वो है B, सारी की सारी B साइड हमारी बनी हुई है, और इसके अलोंग जो है ये इस तरीके से रखा हुआ है, XYZ के डायरेक्शन में इस तरीके से रखा हुआ है, जिसका एक कॉर्नर ओरिजिन O पे है, इसका B है। तो इसका जो डायगोनल है, ये डायगोनल होगा ना, ओरिजिन से यहां पे मिलेगा, इस डायगोनल के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो कितना होगा, ये पूछा है इन्होंने। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों अगर यूनिट वेक्टर में देखें तो सपोज करते हैं, पॉइंट सपोज कर लेते हैं, ये P है, तो इस पॉइंट का जो P होगा वो पोजीशन वेक्टर हमारा क्या होगा, पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, वो देखिए होगा BI + BJ + BK, ये होगा। ठीक, और ये ओरिजिन से बना रहा है।
ठीक है, तो आर हमारा क्या निकलेगा, आर हमारा हो जाएगा बी आई प्लस बी जे प्लस बी के, ठीक, माइनस 0i प्लस माइनस 0j और माइनस 0k, ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर हमारा आर आ गया बी आई प्लस बी जे प्लस बी के, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, इसी के अलोंग हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो क्या करेंगे कि इसका हम यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। तो यूनिट वेक्टर ऑफ आर क्या होगा, आर, ठीक है, आर वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी आई प्लस बी जे प्लस बी के डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसको यदि हम लेंगे तो b कॉमन ले लिया, i प्लस जे प्लस के, ये आ गया, और नीचे आ गया √3b², और इसको जब निकालेंगे तो ये कट जाएगा और आएगा i j प्लस के, चलिए पूरा ही कर देता हूं मैं, b√3, ये गया कट, तो ये निकल के आएगा i प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई √3, ये हमारा आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग द डायगोनल ऑफ द क्यूब हुज वन साइड इज गिवन b लेंथ, ठीक। तो ये देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, सिंपल ये क्वेश्चन, और पहले बताता हूं है क्या क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, द एंगल विच द वेक्टर दिस मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये है कि जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए हमारे ये एक्स वाई जेड, और ये हमारा एक वेक्टर है इस तरीके से, सपोज करते हैं यहां से ये हमारा हो गया इस तरीके से वेक्टर। तो ये कितना एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट से, ठीक, कोऑर्डिनेट से कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फा बीटा गामा हमको निकालना है। एक्स वाई जेड के फॉर्म में ये हमको दे रखा है, एक्स वाई और जेड के फॉर्म में ये हमको चीजें दे रखी है यहाँ पे, ठीक, ये चीज हमको दे रखी। तो एंगल, अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था डायरेक्शन कोसाइंस, ये सीधी सी उसी का है, प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, उसके बारे में बताया था, जिसका जो सिंपल सा फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो कि क्या निकलेगा, कॉस अल्फा इक्वल टू, आपको याद होगा, कॉस अल्फा इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ एक्स, यानी कि जो कुछ भी होगा ए, सपोज करते हैं ये वेक्टर हमको दे रखा है इस तरीके से, ए एक्स आई प्लस बी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये है। तो इसका जो कोसाइंस था वही इसका आंसर होगा। सिंपल डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रखा है इन्होंने, तो हम इसको निकाल देते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये चीज था। तो देखिए यहाँ पे ए एक्स वाई जेड कितना है, तो ए है हमारा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो गया। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4, ठीक है, ये हो गया √49। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया हमारा 7, ठीक। अब डायरेक्शन कोसाइंस हमारे क्या थे, तो सबसे पहले होगा कॉस अल्फा, यानी कि एंगल विद द एक्स एक्सिस, ये हो गया ए एक्स डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ए एक्स हमारा कितना है 3 डिवाइडेड बाई 7 आ रहा है। देखिए 7 हमारा मैग्नीट्यूड निकला है, यानी कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3/7, यानी अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/7, ये हमारा आ गया पहले। अब देखिए कॉस बीटा क्या आएगा, कॉस बीटा होगा हमारा एंगल विथ द वाई एक्सिस। तो अब देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, ए वाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ ए वाई हमारा क्या निकल रहा है, ए वाई दे रखा है हमको 6 और मैग्नीट्यूड है 7, जो अभी हमने निकाला था, ये आ गया कॉस बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू आ रहा है हमारा कॉस इनवर्स 6/7, ठीक। फिर इसके बाद हम निकालेंगे कॉस गामा, तो देखिए कितना आ रहा है, ये ए जेड डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। ए जेड हमारा कितना है 2 है, तो कॉस गामा हमारा आ गया
2 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो यानी गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/7। ये हो गया आंसर। यानी कि अब इसमें जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उसमें देखें तो कॉस इनवर्स 3/7 इसमें है, इसमें है। चलिए कॉस इनवर्स 6/7 इसमें है, इसमें नहीं है। यानी कि और कॉस इनवर्स 2/7 ये यहाँ पर 7 है ये, तो इसमें ये पहला वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। बच्चों ये एक और क्वेश्चन आया, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्शन कोसाइन का सवाल है। इस सवाल को देखिए क्या लिखा है कि द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर a माइनस बी, मतलब हमको वेक्टर a माइनस बी का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। तो a माइनस बी का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी निकालना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब हमें सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना आता होगा, वरना नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2, ये a क्या है, b है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस 2i प्लस 2j, ये होगा ब्रैकेट। ब्रैकेट माइनस करते समय जरूर लगा दिया करिए, इससे साइन की गलती नहीं होती है। प्लस के माइनस 2i माइनस 2j। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो i से i कट गया और ये आया हमारा, यहाँ पे आएगा 2j प्लस k, इतना ही आ रहा है हमारा a माइनस इसमें। ठीक, नहीं गलती हो गई, हाँ j प्लस के, नहीं ठीक है सही है, j प्लस के ही आ रहा है, a माइनस बी इक्वल टू दिस आ गया। ठीक, अब देखिए ये हमारा हो गया। अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। डायरेक्शन a माइनस बी हमारा ये आ गया। ठीक, अब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन में देखिए i का तो वैल्यू है नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0i का टर्म बढ़ा लेते हैं ताकि हमसे गलती ना हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। वो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, तो देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि √2 हमारा गया इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कोसाइंस में हमें क्या होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होगा, तो 0 डिवाइडेड बाई √2 आ गया, यानी कि कॉस अल्फा हमारा क्या हो गया 0, यानी कि अल्फा हमारा हो गया, या सिंपल से है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो कॉस अल्फा इक्वल टू 0। ठीक, हमारा पहला आया कॉस अल्फा इक्वल टू 0, ये आ गया। फिर आएगा कॉस बीटा। कॉस बीटा हमारा देखिए आ रहा है 1/√2 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिवाइडेड बाई दिस मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। कॉस बीटा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस j एंड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। तो सिंपली, और उसके बाद आएगा कॉस गामा आएगा, वो आएगा दिस डिवाइडेड बाई दिस, यानी कि आ गया 1/√2। अब देखिए इसमें किस तरह मिल रहा है, तो देखिए इसमें लकीली किसी से नहीं मिल रहा है, यानी इसका आंसर हो गया हमारा नन ऑफ दिस। ये भी ऑप्शन कभी कभी मिल जाता है हमको। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये मेरा वेक्टर का दूसरा वीडियो था। ठीक है, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी वेक्टर कैसे होता है, वेक्टर क्या होता है, और बहुत ही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सवाल अभी मैंने करवाए हैं, वो भी जानबूझ के करवाए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ये वीडियो देखने के बाद अपने स्कूल में जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ने के बाद आप वेक्टर की पूरी एक्सरसाइज कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का एक चैप्टर, एक वीडियो और बनेगा, अलग अलग बनेगा। फिर उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सवाल होंगे वेक्टर के, वो भी बड़े कठिन वाले जो होते नहीं जल्दी से। मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद जो है सवाल लगाएंगे और मेरे वीडियो से आप जो है कुछ ना कुछ लाभ जरूर लेंगे। तो अब मैं अपनी आपसे भी इजाजत चाहता हूँ, अपनी बेटी से भी इजाजत चाहता हूँ। तो वंशिका अग्रवाल जी हमको इजाजत दीजिए। हाँ, आज मेरे पापा ने आपको वेक्टर पढ़ाया है। ये मेरे पापा का वेक्टर का दूसरा वीडियो था, तो आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।